बच्चों, आज मैं आपको मॉडर्न फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण घनवाद पढ़ाने जा रही हूँ। घनवाद का उदय 1907 में हुआ। 1914 तक विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए यह विकसित हुआ। ये बहुत लंबा चला, पूरे 7 साल ये चला। इसको बहुत अनुयायी मिले और 1925 तक उसने कला क्षेत्र में सबसे सामर्थ्यशाली एवं प्रेरणादायक कला शैली के रूप में कार्य किया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट शैली है। इसीलिए आप ये जो घनवाद के सिद्धांत हैं जिन्हें मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वास्तुकला, उद्योग कला, विज्ञापन, शिल्पकला, हस्तकला, अलंकरण आदि सभी मानवीय निर्माण क्षेत्रों पर उसने जो भी प्रभाव छोड़े, यानी कि घनवाद ने, वह दृढ़ मूल है। 1912 तक केवल पेरिस तक ही सीमित था। यूरोप के मध्य में स्थित पेरिस कला व संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ ज्ञानार्जन, आर्थिक सफलता या मान्यता प्राप्त करने के हेतु देश विदेश से कलाकार, साहित्यिक व कला प्रेमियों का आना जाना लगा रहता था। घनवाद को जन्म देने में कौन सी प्रेरणाएं कारण रही, हम सबसे पहले इस पर विचार करेंगे। 1904 से लेकर फाव चित्रकारों ने उन्मुक्त होकर विशुद्ध रंगों व गतिमान सरलीकृत स्पष्ट रेखाओं का प्रयोग करके चित्रण किया। वान गो की भावना प्रधान शैली, गोगिया की अलंकारिकता व नव प्रभाववाद के रंगों की चमक का फाववाद समन्वित रूप था। जो फाववाद था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, घनवाद से पहले, उस पर गोगिया और वान गो का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। 1906 में मातिस ने जीवन का आनंद चित्रित करके फाववाद को अंतिम रूप प्रदान कर दिया। आकारों के सरलीकरण के माध्यम के विशुद्ध प्रयोग के फाववाद के विचार घनवाद के प्रणेताओं के प्रमुख थे। वह इसके अतिरिक्त निग्रो कला व अन्य जमातियों की कला से भी घनवादी कलाकार परिचित हो गए थे। फाववाद व निग्रो कला से घनवाद को काफ़ी प्रेरणा मिली। निग्रो कलाकृतियों के अनोखे सौंदर्य गुणों को प्रथम मातिस, ब्लॉमिंग व देने ने परखा व उसके बाद पिकासो व ब्राक निग्रो कला की ओर आकृष्ट हुए और वे निग्रो कलाकृतियों का संग्रह करने लगे। 1905-06 में और 1907 में सेज़ान की कृतियों की एक प्रदर्शनी हुई और वहाँ उनका परिचय एमिल बर्नार्ड से हुआ और उनका एमिल बर्नार्ड से हुआ पत्र भी वहाँ प्रकाशित हुआ, जिसमें सेज़ान के कला विषयक विचार व्यक्त किए गए। सेज़ान की चित्र प्रदर्शनियाँ एवं उनके विधान प्रकृति को वृत्तचित्ती, गोल व शंकु के आकारों में देखकर चित्रित करना चाहिए। इस बात पर घनवादी चित्रकारों की रचना पर बल देकर चित्रण करने को एक नया दृष्टिकोण मिला, यानी घनवादी चित्रकारों को बिल्कुल एक नया आयाम सेज़ान के वाक्य से हुआ और इससे घनवाद के विकास में गति आ गई। पाब्लो पिकासो ने 1907 में अपना सुविख्यात चित्र आविनियो की स्त्रियां पूर्ण किया, जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। पिकासो का नाम तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स ड्राइंग पढ़ रहे हैं उन सभी ने सुना होगा। जिस तरह से भारतीय कला के अंदर M.F. हुसैन को जाना जाता है, उसी तरह से पश्चिम भारत की चित्रकला में, विदेशी चित्रकला में पिकासो का नाम महत्वपूर्ण है। विषय की दृष्टि से मातिस के चित्र जीवन का आनंद से
मिलता जुलता यह चित्र अवकाश का स्थापन व आकारों की ज्यामिति से अनोखा है। इस चित्र द्वारा कुछ कला संबंधी समस्याओं को हल किया गया तो कुछ नवीन समस्याओं को प्रकाशित किया गया, जिनके हल करने में घनवाद ने विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में से संक्रमण किया। इस वेश्यागृह के अंतर्भाग के चित्र से आधुनिक कलाकारों को नया दृष्टिकोण मिला। पिकासो के चित्र में विषय को केवल निमित्त मात्र स्थान प्राप्त है। इस चित्र द्वारा पिकासो ने आकार सौंदर्य की परंपरागत एवं प्रचलित कल्पनाओं पर कुठाराघात किया है। पिकासो ने सिद्ध किया कि कला में सौंदर्य निर्मित के लिए मानवीय शरीर रचना के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है, बल्कि कला के अंतर्गत आकार सौंदर्य व वस्तु के दृश्य रूप सौंदर्य भिन्न तत्वों से संचालित है। पुनः जागरण से रूढ़ मानव शरीर सौंदर्य की कल्पना व ज्यामितिक दूरदृश्य लघुता के नियमों को पिकासो ने पूर्ण रूप से त्याग दिया। आकारों के मूल सौंदर्य की खोज में पिकासो को आइबेरियन मूर्तियों में सबसे अधिक प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त एल ग्रेको की लंबी ऐंठनदार आकृतियों व गोगिया की मूर्तिकला का भी आविनियो की स्त्रियों पर प्रभाव पड़ा। पिकासो ने मानवीय शरीर के दृश्य रूप की पूर्ण उपेक्षा करके उसके भिन्न अंगों को चित्रकार की आदिम सृजन शक्ति द्वारा निर्मित मूल आकारों में बिठाकर समरूप में चित्रण करना प्रारंभ किया एवं चित्रकार को शरीर रचना शास्त्र के बाह्य बंधन से मुक्त कर दिया। जिस प्रकार पिकासो से पहले वाले चित्रकार रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे, जिनका धीरे धीरे जो कम होती जा रही थी, पिकासो के समय आकर पूर्ण रूप से यथार्थवादी चित्रण का स्वरूप ही खत्म होने लग गया था। पिकासो ने मानवीय शरीर के दृश्य रूप की पूर्ण उपेक्षा करके उसके भिन्न भिन्न अंगों को चित्रकार की आदिम सृजन शक्ति द्वारा निर्मित मूल आकारों में बिठाकर समरूप में चित्रण करना प्रारंभ कर दिया। अब चित्रकार मौलिक आकारों से रचना करके स्वतंत्र सृष्टि का, जिसमें वस्तु सृष्टि का स्मृति रूप आभास मात्र हो, निर्माण करने में समर्थ हुआ और उसकी चित्र सृष्टि ऐसी दिखाई देने लगी जैसी कि कांटे के दर्शन में की गई परिभाषा के अनुसार सत्य वृष्टि, जो केवल इंद्रियों से ज्ञात सृष्टि से भिन्न है, किंतु जो अनुभूति व सत्य के अधिक निकट है। पिकासो का फिर दूसरा आविष्कार आया, अवकाश का सृजनपूर्ण प्रस्थापन। वह दूरदृश्य लघुता के नियमों का रचनात्मकता की दिशा में नवीनीकरण था। इस दिशा में सेजान ने आरंभिक कदम उठाए थे, किंतु पिकासो उसकी कल्पना से भी बहुत आगे निकल गए। पिकासो की चित्र आविनियो की स्त्रियों की तुलना सेवान के चित्र स्नान मग्नाए से स्पष्ट होती है। इस भिन्न दृष्टिकोण को सम्मिलित कर वस्तु के आकार का सत्य ज्ञान कराने से सेजान के तरीकों को पिकासो ने अपनाया, किंतु स्थानांतरण व आकारों की मौलिकता पिकासो की असाधारण प्रतिभा के आविष्कार थे। 1906 में पिकासो ने मुखाकृति के पक्षीय व सम्मुख दृश्य रूपों को सम्मिश्रित चित्रित करना प्रारंभ किया, जिसका सटीक उदाहरण था आविनियो की स्त्रियां। चित्र में फाववाद के चमकीले विशुद्ध रंग का प्रयोग है। यद्यपि आकार दर्शन में चित्र फाववाद से पूर्णतः भिन्न है। रंगों की हल्की व गहरी रेखाओं से आकृतियों का स्पष्ट विभाजन करने की पद्धति को पिकासो ने अपनाया, जो पद्धति हमको बीजेंटाइन, मध्ययुगीन
सियनीज कला व सेज़ान की कला में देखने को मिलती है, किंतु पिकासो का विभाजन अधिक स्पष्ट, ज्यामितीय व भिन्न दृष्टिकोण को लिए हुए है। अब तक पिकासो ने आकारों के घनत्व का त्याग नहीं किया, जो बाद में उन्होंने फाववाद, आइबेरियन की मूर्तियाँ, एल ग्रेको, गोगिया, अफ्रीकी कला व पिकासो की मौलिक प्रतिभा का ही समन्वित रूप है। आधुनिक कला का इतिहास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। 1907 में कवि ओपेलिना ने पिकासो से समन्वयक ब्राक का परिचय करवाया और यह घटना घनवाद के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुई। ब्राक ने निग्रो मूर्तियाँ देखी थी और वे उनके मौलिक अधिकारों से प्रभावित थे। घनवाद के आरंभिक काल में ब्राक व पिकासो में घनिष्ठ मित्रता थी और एक दूसरे से मिलकर एवं विचारधारा करके दोनों ने उसके विकास के लिए परिश्रम किए। 1908 में पूर्ण किया हुआ ब्राक का चित्र विवस्त्र स्त्री घनवाद की दिशा में उनका पहला चरण था। 1908 में पिकासो ने सेजान से प्रेरणा लेकर पेरिस व ल उए द बा के प्रकृति चित्रण एवं कुछ वस्तु चित्र बनाने व इस समय ब्राक के ने लेस्ताक में सेजान के कला संबंधी विचारों का अनुसरण करके कुछ प्रकृति चित्र बनाए। दोनों के इन चित्रों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। क्षेत्रों के विभाजन में दोनों सेजान से आगे बढ़ गए हैं और भिन्न आकारों की मूल ज्यामितियाँ को उन्होंने काफ़ी स्पष्ट किया है। सेजान ने दृश्य को वास्तविक बारीकियों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया, अतः उनके चित्रों में काफ़ी स्थान सादृश्य था, किंतु ब्राक ने दूर दृश्य अंतर्गत आकार तत्वों की स्थापना करके उनकी स्वतंत्र विचार से पुनर्रचना की, जिससे उनके घनवादी प्रकृति चित्रों व वास्तविकता से संपर्क टूट गया। ब्राक ने लेस्ताक में बनाए 7 प्रकृति चित्रों की प्रेसेलो दोतान में प्रदर्शनी के लिए भेज दिया, जिसमें से 5 अस्वीकृत हो गए। चयन समिति में मातिस भी एक सदस्य थे। यहाँ तक कि उन्होंने जिस ब्ला पत्रिका के कला समीक्षक लुई बॉक्सेल से कहा, ब्राक के चित्रों में छोटे छोटे घनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्राक ने अपने सभी चित्रों को वापस लेकर उनसे कलाकार की कला विथिका में प्रदर्शित किया। लुई बॉक्सेल ने प्रदर्शनी की आलोचना में ब्राक के चित्रों का नाम दिया, कलाकारों का वह चित्र है। अब इस आकार रचना भवन में नए कला संबंधी वाद का नाम निश्चित हुआ, घनवाद। इससे पूर्व इसे घनवाद नाम नहीं दिया गया था, जबकि चित्रकार इसमें कार्य कर रहे थे। 1908 से कुछ समय तक ब्राक व पिकासो ने एक साथ कार्य किया और इस काल के उनके चित्र जिनमें इतने एक समान बन गए हैं कि उनको पृथक करना कठिन है, किंतु सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि पिकासो के चित्र में गतित्व व कल्पना रंजना पर बल है, जबकि ब्राक के चित्रों में नियंत्रण व स्थायी भाव के साथ रंग संगति व आकारों की अलंकारिकता का विचार किया गया है। घनवाद के आरंभिक काल में दोनों ने प्रत्यक्ष वस्तु या प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत आकारों का विश्लेषण करके घनवादी चित्र संरचनाएं की है। अतः इस काल के घनवाद को विश्लेषणात्मक या प्रभाववाद या घनवाद कहा गया है। वस्तु के घनत्व की रक्षा चित्रों में की है एवं कई जगह ज्यामितिक मूल आकारों की सहायता से अतिशयोक्त रूप देकर घनत्व को बढ़ावा दिया है। अवकाश के शून्य तत्व को हटने पर उसको भी तत्व के विभाजन तथा रचनात्मक अस्तित्व प्रदान किया गया है।
चित्र रचना ऐसी प्रतीत होती है मानो वृत्तचिति गोल व शंकु की सहायता से नई महत्वपूर्ण